चंद दिन की पीडीएम हुकूमत जहां पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का क्रेडिट ले रही है, वहीं मुल्क को दुरुस्त इकनॉमिक डायरेक्शन पर डालने की दावेदार भी है। लेकिन अवाम अपने बजट और महंगाई को लेकर ज़रूर डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद की जो 15 महीनों की मुआशी कारकर्दगी ये इतनी शानदार है कि अगला इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा सकता है। पीडीएम हुकूमत अप्रैल 2022 से इक़्तिदार में आकर अब तक 4 बार बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर चुकी है, यानी 19 रुपये बिजली महंगी करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब ये लोग देख रहे हैं। अब ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। बिजली के झटके देने के बाद हुकूमत गैस के गर्दिशी कर्जे कम करने का प्लान बना रही है। जाहिर है गैस महंगी होने से आवाम के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, तो ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा सकता है क्या? IMF से डील होने के बावजूद डॉलर हुकूमती काबू से बाहर है, रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है, आवाम सिर्फ देख रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा रहा है। महंगाई की शरह 3% से बढ़कर एक बार फिर से 30% को टच कर रही है और आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है। ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा रहा है। पिछले माली साल में तरक्की की शरह नमू 6% से माइनस में चली गई। मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लगाकर इलेक्शन जीतने के ये लोग ख्वाब देख रहे हैं। पिछले साल तरसीलात ज़र में 13%, बरामदात में 14%, बैरूनी सरमायाकारी में 24%, सनतों की पैदावार में 16% की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार की मंदी के माहौल में फिर इलेक्शन जीतने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। नाजरीन, स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद को 22% से बढ़ाकर 23% तक किए जाने का इम्कान है, जिससे सरमायाकारों ने इन्वेस्टमेंट को रोका हुआ है। ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब कैसे देखा जा सकता है? मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर इशफाक हसन साहब माहिर मौशियात वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में जो मुआशी वजूहात को बुनियाद बनाकर इजाफा किया गया है, क्या ये वाकई मौजूदा हालात में ये रिक्वायरमेंट थी कि आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इतना एम्पावर्ड करें कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्पेशली जो ऑन गोइंग हमारे जो मुआहदे हैं इनको आगे लेकर चला जा सके, एटलीस्ट ये पाया तक मील तक पहुंच जाए ताकि IMF की तरफ से भी किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े? क्या ये वक्त की ज़रूरत था डॉक्टर साहब? बिल्कुल 200%। अच्छा, 200%। आप फर्ज कर लें कि ये केयर टेकर को ये अख्तियार न दिया जाता तो ये IMF का जो प्रोग्राम है जो 1 जुलाई से शुरू हो गया है, इसके तो पैसे हमें मिल गए क्योंकि हमने प्रायर एक्शंस इसके तमाम मुकम्मल कर लिए थे। और अब जब इसका पहला जो रिव्यू होगा वो नवंबर में होगा। उस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। तो अगर उस गवर्नमेंट को कोई इख्तियार ही नहीं है कि कोई माशी फैसले कर सके तो वो IMF से किए हुए मुआहदे को इम्प्लीमेंट फिर कौन करेगा? अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर IMF को प्रोग्राम भी नहीं होता। तो इसको समझने की कोशिश करें कि ये वक्त की जरूरत थी, इसलिए किया गया और ये सही इक़दाम है, सही फैसला है। लेकिन क्या ये तरमीम फिर 90 रोज के लिए नहीं होनी चाहिए थी? अब ये मैं वकील तो नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने केयर टेकर गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया है कि वो माशी फैसले जो है सख्त अगर फैसले करने हैं IMF के कंडीशंस को मीट करने के लिए तो उनको इख्तियार होना चाहिए करने के लिए। सही। डॉक्टर साहब, पैसे भी आ गए IMF की तरफ से, फिर चाइना ने भी कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर दिया, सऊदी अरब से भी पैसे आ गए, दोस्त ममालिक से भी आ गए, उसके बावजूद रुपया हमारा स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? मैडम, इस वक्त कोई हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ तो नहीं है ना। जब कोई हुकूमत ना हो या अगर एक नोशनल हुकूमत है जिसके रेट ऑफ द स्टेट बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो जितने भी एक्टर होते हैं वो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल हो जाते हैं बिल्कुल। तो अगर किसी को पैसा बनाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना बनाए? वो ह्यूमन बीइंग आर रैशनल पीपल। अगर आपको मौका मिले कोई पैसा बनाने का और आप अगर नहीं बनाते हैं तो आप कहलाएंगे यू आर इर्रेशनल पर्सन। तो ये तो मौका भी है, हालात भी है, सब कुछ है, क्योंकि द रेट ऑफ द स्टेट किस नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट ये कंट्रोल नहीं कर पा रही तो फिर निगरान हुकूमत से फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? फिर वो 3 महीने कैसे होंगे? देखिए, ये तो जो भी
वजीर होगा, प्राइम मिनिस्टर हो या उसके कैबिनेट हो, कितने वो एम्पावर्ड होंगे और कितना वो अपने रेट को बहाल कर सकते हैं। उनको तो कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं होगा कि अगर मैंने किसी पर हाथ डाला तो मेरा ये सेगमेंट ऑफ वोटर जो है नाराज हो जाएगा, अगर हमने फला सेगमेंट पे हाथ डाला तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसको इस किसी कंस्ट्रेंट में नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि वो अपने रेट ऑफ द स्टेट को बिल्कुल बहाल करेगा। तो आप देखेंगे और अगर डार साहब ही होते हैं तो ये इन्हीं पॉलिसीज का तसलसल देखेंगे। देखिए, अब ये कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये तो खुदा ही जानता है। ये जो जहां पर ये काम हो रहा है वो लोग जानते हैं। लेकिन जहां तक एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ये कहता है कि केयर टेकर का मतलब ये हुआ कि एक न्यूट्रल से गवर्नमेंट। बिजली की जो टैरिफ में इजाफा किया गया है, ये कितना बोझ पड़ेगा इसका आवाम पे? बोझ तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अक्सर कहा जाता है ना कि रिफॉर्म प्रोग्राम, आईएमएफ का रिफॉर्म प्रोग्राम हमें इंप्लीमेंट करना है। आईएमएफ की डिक्शनरी में रिफॉर्म का मतलब होता है कीमतें बढ़ाना। बिजली की कीमतें बढ़ाओ, दिस इज नोन एज एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स। गैस की कीमत बढ़ाओ, इसको कहा जाएगा गैस सेक्टर रिफॉर्म्स। तो आईएमएफ की डिक्शनरी में रिफॉर्म का मतलब है कीमतें बढ़ाना। और जब आप कीमतें बढ़ाएंगे तो चोरी बढ़ेगी। जिस तरीके से एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे आर्थर लाफर, उनका बहुत मशहूर प्रोफेसर है, उन्होंने उनकी थ्योरी है, लाफर कर्व कहलाता है, कि जब आप टैक्स रेट को बढ़ाते चले जाते हैं तो एक वक्त आता है कि लोग फिर टैक्स को इवेड करना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से जब बिजली की कीमत को एक हद से ऊपर ले जाएंगे, लोगों के सकत से बाहर हो जाएगा, तो बिजली चोरी। हम इसको दूसरे एंगल से क्यों नहीं देखते कि पहले आप चोरी रोकें, जो लाइन लॉसेस की बात आईएमएफ भी करता है। आप लाइन लॉसेस पर तो काबू करें, आप चोरी तो रोकें, उसके बाद आप देखेंगे बिजली बढ़ाने की, उसकी कीमत बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। जब चोरियां बढ़ती जाएंगी तो बिजली की कीमत बढ़ाना तो फिर मजबूरी बन जाएगी। कभी आपने सुना कि आईएमएफ ने कोई टारगेट रखा हो इसके ऊपर में कि जी आप जो लाइन लॉसेस हैं इसको 25% से कम करके इसको 20% पे लेकर आए और फिर अगले साल इसको 15% पे लेके जाएं? कभी देखा है आपने कोई कंडीशन? कभी सुना है आपने? कभी नहीं। ये तो एक गवर्नेंस का इशू है ना। बिजली का मसला पाकिस्तान में गवर्नेंस का है। चोरी किस लिए होती है? क्योंकि गवर्नेंस का मसला है। यहाँ पर साड़ा बंदा कल्चर है, लोगों को अपने बंदों को फिट कराया जाता है इसमें। तो इसलिए किया जाता है कि ना हमसे कोई बिल मांगेगा, ना हमें कोई तंग करेगा। तो आईएमएफ का कभी इसकी तरफ आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने लाइन लॉसेस को कम करने का कोई टारगेट दिया हुआ हो। उनके पास देखिए कीमतें बढ़ाओ, बस कीमतें बढ़ाने से वो समझते हैं कि रेवेन्यू आ जाएगा। वो भूल गए लाफर कर को। लेकिन टैक्स बढ़ाने की बात तो आईएमएफ करता है। किसकी? टैक्स लगाने की बात, इक्वली टैक्स लगाने की बात तो करता है आईएमएफ। देखिए, टैक्स उन लोगों पे कभी आईएमएफ ने कोई टारगेट रखा है कि जो आप एग्रीकल्चर है इस पर इसको लाए टैक्स नेट में? ये कंडीशन है हमारा, वरना अगला लोन नहीं मिलेगा। आप कभी कहा है? कभी नहीं कहा। वो तो उसका देखिए कि ब्रॉडन करो टैक्स नेट को। टैक्स नेट को ब्रॉडन करना मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ। सही। आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर जब कहती है कि आप जो है अमीरों पे टैक्स लगाएं और टैक्स रेट को कम करें और फला करें, बड़ी अच्छी बातें करती है, लेकिन वो क्या करती है? सही। वो टैक्स बढ़ाने के बाद, ये बातें करने के बाद फिर स्टेट बैंक को कहती है 1% डिस्काउंट रेट बढ़ाओ। अब मैं आपसे मैं कहता हूँ, आप हुकूमत पाकिस्तान में है और मैं आईएमएफ हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप टैक्स रेट को ब्रॉडन करें और ये 200 बिलियन या 250 बिलियन एडिशनल टैक्स आप इकट्ठा करें। आपने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मैं आईएमएफ हूँ, मैंने आपसे कहा स्टेट बैंक को कि आप 1% डिस्काउंट रेट बढ़ा दें। उसका 250 बिलियन का उसने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में। इधर से मैंने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया, उधर से मैंने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। ये समझने की कोशिश करें, ये आईएमएफ का प्रोग्राम किसी मुल्क के मैशत को बेहतर करने के लिए हरगिज़ नहीं होता है। ये सही। इसका पर्पस ये होता है कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहें, बस।